नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम प्रबोध में सूचना, सोच और समाधान। तो हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में संवाद करते हैं उन विषयों पर जो सीधे हमारे समाज से, हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है मानव अधिकार। तो आज हम जानेंगे कि हमारे क्या है मानव अधिकार और हम हमारे इस मानव अधिकार का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और मानव अधिकार आयोग हमें किस तरीके से मदद करता है हमारे मानव अधिकारों को सुरक्षित करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मानव अधिकार पर मानव अधिकार आयोग की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रचना ठाकुर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। नमस्कार रचना जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैम, आप मानव अधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक है, तो हम मानव अधिकार पर बहुत सी बातें करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मानव अधिकार पर चर्चा करने से पहले मैं आपके करियर के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस समय आपने पुलिस सेवा में ज्वाइन किया था उस समय का दौर बहुत अलग था। तो इसलिए जानना चाहेंगे कि कैसा आपका करियर रहा और शुरुआती दौर में किस तरीके की चुनौतियां रही। निश्चित रूप से पुलिस से जुड़े हुए करियर में हम लोग हैं और ये चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पुलिस परिवार से ही संबंध रखती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए तो पुलिस की नौकरी और पुलिस का माहौल कुछ अलग नहीं था, पर पुलिस की कार्य प्रणाली अलग टाइप की है, वर्किंग आवर्स अलग टाइप के हैं, कुछ कोई काम का समय निश्चित नहीं है, तो वो ज़रूर उनके लिए चैलेंज रहता होगा। मेरे लिए तो पुलिस मेरा परिवार ही था। लेकिन उस समय का जो दौर था, उस समय लड़कियां बहुत कम पुलिस सेवा में आया करती थी और एक पुलिस का जनरली खौफ भी हुआ करता था कि पुलिस में जा रहे हैं, पता नहीं कैसा माहौल रहेगा, कैसे कहाँ फील्ड पोस्टिंग होगी, क्योंकि थानों में तो महिलाएं जाना तो दूर, मतलब थानेदार बनना कहने का मतलब है, वो भी बहुत कम देखा जाता था। तो उस समय का कोई ऐसा वाकया या कुछ कि जो आपके कोई सहपाठी होंगे जिनके लिए आपने सपोर्ट भी किया होगा और उन्हें इस तरीके की कोई चुनौतियां हुई होगी? नहीं, जब हम पुलिस में आए तो जैसा मैंने बताया कि मेरा तो बैकग्राउंड ही पुलिस का था, लेकिन मैंने जो भी लड़कियों को पुलिस महिला अधिकारी होना मतलब बड़ा आकर्षित करता था, पढ़ने वाली बच्चियों को। तो जब भी वो इस बारे में बात करते थे कि ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, हम कैसे जा सकते हैं, पुलिस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैंने तो हमेशा यही कहा कि पुलिस से ज़्यादा सुरक्षित कोई विभाग नहीं है महिलाओं के काम करने के लिए, और निश्चित रूप से यहाँ पर आना चाहिए। तो मैंने तो उनको हमेशा मोटिवेट ही किया। तो अब जैसे आप आज मानव अधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन उसके पहले भी आप कई जगह पर रही है, तो कई अलग अलग जगह पोस्टिंग रही है, कई ऐसी जगह भी पोस्टिंग रही होगी कि जहाँ बड़ा ही चुनौतीपूर्ण जगह रही होगी कि वहाँ पर काम करना बड़ा ही एक मुश्किल का काम भी होगा। तो ऐसी ही कोई पोस्टिंग के बारे में आप बताइए कि कहाँ आपको ज़्यादा चैलेंजेस भी रहे और बहुत अच्छा भी रहा है। पुलिस विभाग में जब हम काम करते हैं तो जब भी हमारी फील्ड पोस्टिंग होती है तो खास करके महिला अधिकारियों के लिए चैलेंजिंग होती है, लेकिन महिलाओं को वहाँ पर अपने आप को साबित करके दिखाने का भी मौका बहुत अच्छा मिलता है। तो आप किसी की मदद कर सकते हो, आप लोग बच्चों को गाइड कर सकते हो। जहाँ फरियाद लेकर के लोग आते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती, खास करके महिलाओं की उस समय में जब हम लोग आए थे तो अपनी बात किसके सामने रखें, तो जब महिला अधिकारी सामने रहते थे तो वो भी अपनी बात बहुत सही ढंग से रख पाती थी। तो ये एक हमको अच्छा महिलाओं के रहने से फ़ायदा होता है, हमारा जो महिला फरियादी रहती है उनको। जी जी। और हमेशा अच्छा ही रहा माहौल तो। जी जी जी। तो आपकी पसंदीदा पोस्टिंग कहाँ रही? मतलब कहाँ आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं पोस्ट हुई हूँ तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एक काम किया है और लोगों ने एप्रिशिएट भी किया है, ऐसी कोई यादगार पोस्टिंग आपकी रही हो? फील्ड की पोस्टिंग तो सभी अच्छी रही, लेकिन जो मुझे काम करने का में सबसे अच्छा लगा वो मेरी जब बटालियन में पोस्टिंग हुई सेनानी के रूप में, तो मैंने वहाँ पर जो पुलिस परिवार की जो बच्चे थे और उनके परिवार की जो महिलाएं थी उनको पूरों को जोड़ा और उनको जो भी उनके अंदर टैलेंट था उनको सबको बाहर लाने का प्रयास किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया
और वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से जुड़ कर के काम करती थी। तो वो वहाँ मुझे अच्छा लगा काम करना, मतलब ज़्यादा अच्छा लगा। और फील्ड में तो जो हमेशा जो हमारी ड्यूटीज़ रहती है उसको हम करते ही हैं। जैसे अगर आप पुलिस में आए, पुलिस सेवा में, लेकिन क्या आपका पुलिस सेवा में आने का ही एक मोटिव था या आपकी इंस्पिरेशन आपके घर में कौन रही कि आपने पुलिस सेवा ज्वाइन नहीं, किया? मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मेरे अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में थे जी, जी। और हमेशा से ये था कि पुलिस में आना है और इसी विभाग में काम करना है। मतलब आपने पुलिस सेवा सोचा और पुलिस हाँ, सेवा हाँ। में आप आए। जी, जी, जी। जी, जी। अब हम जानना चाहेंगे आपके जो वर्तमान विभाग है मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो जनरली हम देखते हैं कि मानव अधिकार की बात की जाती है, तो अब हम कई लोगों से इन जनरल अगर हम बात करें तो लोगों को मानव अधिकार के बारे में पता भी नहीं होता कि कौन से मानव अधिकार हैं और किन मानव अधिकारों का हनन हो जाता है और किन मानव अधिकार के अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, ख़ास तौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ की भी बात करें, शहरी क्षेत्र की भी बात करें तो शायद ही कुछ ही लोग होंगे जिनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो आप बताइए कि क्या है मानव अधिकार? कौन से हमारे मानव अधिकार होते हैं? मानव के रूप में जो अधिकार है मतलब उसका किसी धर्म से, किसी लिंग से, किसी जन्म मतलब किसी भी और चीज़ से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध केवल आप मानव हैं, आपने मानव के रूप में जन्म लिया है, बस वो जो अधिकार होते हैं जो संविधान में हमें बताए गए हैं मौलिक अधिकार, वो सभी आपके मानव अधिकार हैं। तो क्या आप कोई स्पेसिफिक मानव अधिकार के बारे में बता सकते हैं कि ये हमारा मानव अधिकार है, इसे बारे में हमें जानना जैसे चाहिए? कि मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, है ना? समानता का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो भी जागरूकता के अधिकार है, सब ये सारे के सारे जो है मानव अधिकार की उसमें आते हैं। सुनते ही रहते हैं हम लोग कि हमारे अगर मानव अधिकार का हनन होता है तो हमें कहाँ आयोग में या कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में कहाँ हमें कंप्लेंट करनी चाहिए? इन मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, जिस जो भी एजेंसी उसको ये अधिकार देने के लिए, उसके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है, वो कोई भी विभाग हो सकता है और वो अगर उसको वो उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहा है तो वो निश्चित रूप से मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कर सकते हैं और आयोग ऐसी शिकायतों पे कार्रवाई करता है। तो सबसे पहले उसे कहाँ जाना? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई पर्सन है, अगर कोई चलिए वहाँ स्वयं से सेवी संस्थान है तो वो उसकी मदद करे। अगर वो नहीं है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो चाहे तो डाक से हमारे पास में आयोग को शिकायत भेज सकता है। अगर वो स्वयं आकर के शिकायत देना चाहता है तो वो उपस्थित होकर के भी शिकायत अपनी यहाँ पर आयोग में दे सकता है, डाक के माध्यम से दे सकता है। अभी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट भी शुरू कर दी है आयोग की, तो अब वो उसके माध्यम से भी अपनी शिकायतें यहाँ पर भेज सकते हैं। मतलब अभी कोई नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इस नंबर को डायल करो तो सीधे मानव अधिकार आयोग नहीं, में फ़ोन वेबसाइट चला हमने जाए? अपनी बना दी है। जी, जी। जी, तो वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट के कंप्लेंट थ्रू कर वो सकते कंप्लेंट कर सकता है। जी। अब जैसे अगर हम बात करें कि मानव अधिकार आयोग और पुलिस विभाग, दोनों का क्या रिलेशन है? किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, मानव अधिकार आयोग जो है उसका काम ये है कि जो भी वो शिकायतें हमारे पास में आ रही, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो या किसी भी विभाग से संबंधित हो सकती है, तो वो शिकायत जब हमारे पास आती है तो आयोग उन शिकायतों पर संज्ञान लेता है और उस पे रिपोर्ट्स वगैरह बुलवाते हैं हम लोग और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पे आयोग खुद भी अपनी तरफ से जांच करा सकता है। हमारे पास जांच दल होते हैं तो हम जांच भी करा सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो मानव अधिकार आयोग की कार्य प्रणाली कैसी होती कि कैसे जैसे आपके पास किसी का कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आने के बाद में आपका जो विवेचना होती है ये होता है और आप लोग पुलिस विभाग के साथ जुड़कर काम करते हैं या आपकी एक अलग स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है कि आयोग स्वतंत्र इकाई है। आयोग का पुलिस विभाग के साथ जुड़ के काम नहीं करते हम लोग और हमारे पास में ये जो भी शिकायतें आती हैं उनको हम लोग देखते हैं कि किस तरह की शिकायत है, किससे संबंधित है। कलेक्टर से इसमें रिपोर्ट बुलवाना, स्वास्थ्य विभाग से, जिस भी विभाग से संबंधित है तो उस पर हम रिपोर्ट बुलवाते हैं और उन्होंने उसमें सही कार्रवाई की है या नहीं की है तो वो रिपोर्ट आने के बाद में हम उसको सुनिश्चित करते हैं कि इस पे आगे क्या करना है। जैसे आपने बताया कि आप फरियादी खुद भी आकर कंप्लेंट कर सकता है
या कोई और भी आकर उसके लिए हेल्प कर सकता है, आके आयोग में आके कंप्लेंट कर सकता हाँ, है, लिखित रिपोर्ट जिसकी आप लोग आवेदन दे हेल्प सकते हैं वो। सहायता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले हम लोग देखते हैं कि उस पर क्या जो आयोग है वो खुद भी संज्ञान लेता है, या किस तरीके के जो केसेस होते हैं उन पर आयोग खुद सामने आकर संज्ञान लेता है, ऐसे कुछ मामलों के बारे में बताइए। निश्चित रूप से कुछ ऐसी जो भी संवेदनशील घटनाएं होती हैं जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं, तो आयोग उसमें स्वतः संज्ञान लेकर के और हम लोग संबंधित विभाग से उसके बारे में रिपोर्ट बुलवाते हैं। जी, जी। तो जैसे अगर जेल में कोई बंदी की डेथ हो जाती है आकस्मिक रूप से, और कई कई बार कहीं ऐसे भी केसेस आते जी हैं। जी, कहीं भी कस्टोडियल डेथ होती है या जेल में भी जैसे किसी की कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो आयोग उसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेता है और उस पर अगर हम आयोग चाहे तो उस पर जांच भी करवाता है और रिपोर्ट भी बुलवा सकते हैं। जैसे अब संज्ञान की बात चली रही है, तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर आजकल कुत्तों के आतंक की बात अगर कही जाए कि आवारा कुत्ते होते हैं, कई जो लोग होते हैं वो पशु प्रेमी होते हैं, तो कुत्तों को लोग मारना नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कुत्तों को मत मारिए, जिससे कि कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई और उनका आतंक भी बहुत फैल गया है। तो इससे कई लोगों के को कुत्तों ने काटा है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। तो इस बारे में कि आयोग किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है? नहीं, जब भी ऐसे कोई मामले संज्ञान में आते हैं तो हम लोग संबंधित विभाग से इस पर रिपोर्ट बुलवाते हैं। जिनके साथ भी कोई हानि होती है तो उनके साथ उनको क्या कंपनसेशन दिया गया है, इस पर भी रिपोर्ट बुलवाते हैं। और वो संबंधित विभाग से ये भी पूछा जाता है कि भाई उन्होंने कुत्ते हैं तो उनकी नसबंदी के क्या उपाय किए हैं, उनकी भी सुरक्षा ज़रूरी है तो उनकी सुरक्षा के क्या उपाय, क्या इंतज़ाम है, और वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए क्या उपाय, नगर निगम वगैरह जो भी उस विभाग उससे संबंधित विभाग है उन्होंने क्या कार्रवाई की हुई है, उसके बारे में भी हम प्रतिवेदन बुलवाते हैं। खास तौर पे अगर हम मानव अधिकार आयोग की बात की जाए, तो आप कुत्तों की तरफ से उनके अधिकारों की बात करेंगे या मानव के अधिकारों की बात करेंगे? ऐसा लगता है कि उनका हनन हो रहा है या उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, बच्चे स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी समय हमले का खतरा है, तो वो वैसा खतरा ना रहे उसके लिए संबंधित विभाग को कार्रवाई करना होता है। और उन्होंने क्या कार्रवाई की है या क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग निश्चित रूप से जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो प्रतिवेदन हम लोग उनसे बुलवाते हैं, पूरी जानकारी बुलवाते हैं। खासतौर पे कुत्तों की अगर बात करें, नगर निगम या नगर पालिका जो भी या उससे संबंधित विभाग है, से जुड़े जो भी इसके लिए जिम्मेदार हम्म। एजेंसी तो है, उन लोगों से पूरी रिपोर्ट की कितने कुत्तों की नसबंदी की गई है, और किस तरीके से मतलब वहाँ लोगों पर को खतरा नहीं हो उनसे, जानवरों से स्वयं को भी उनको कार्रवाई करनी होती है, तैयारी करनी होती है। तो उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या उपाय किए भी हैं कि नहीं किए हैं, पर्याप्त हैं कि नहीं है, लोगों को असुरक्षा तो नहीं है, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घट जाती है तो फिर हमने उनको क्या मतलब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या प्रयास किए गए उस विभाग के द्वारा, और उनको अगर कोई किसी तरह की हानि हुई है तो उनको कुछ न कुछ जो है कंपनसेशन देने का दिया कि नहीं दिया, क्या किया, उस पर भी हम लोग तो वो समय समय पर आपकी टीम जाके पता करती रहती है मामले, हाँ, कितना क्या संवेदनशीलता है किसी मामले की, उसी के आधार पे आयोग निर्धारित करता है कि इस पे सही कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो हम अपना भी जांच दल गठित करते हैं। मैम, मानव अधिकार के बारे में और भी बहुत सी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरीके से मानव अधिकार का अगर हनन होता है तो कैसे शिकायत करनी चाहिए। तो इसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस पर ही एक चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा टीचर से हटकर एक बच्चे बन के इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं। टीचर तो हैं, हम सब टीचर हैं और सेलिब्रेट करने आए, लेकिन हम खुल के कर पा रहे हैं इस चीज़ को। वो एक बंद कमरे में होता था, बस बच्चों का रिस्पेक्ट होना और कुछ सॉन्ग वॉन्ग हो जाते थे, बट यहाँ पर सभी टीचर बिल्कुल फ्री होकर अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर पा रहे हैं जो उनको अपने बचपन की और अपनी स्कूल के टाइम की याद दिला रहा है। की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो बहुत अच्छा, हमने तो बहुत मस्ती की स्विमिंग पूल में। सबसे पहले आए तो हमने नाश्ता करा, उसमें अच्छा खाना था,
क्या खाया तुमने? हमने इडली सांभर खाए, पोहा खाया, बहुत सारी मस्ती करी, एक्टिविटीज़ करी, फिर हम पूल में नहाए, बोटिंग करी, बहुत सारी मस्ती करी, फिर हमने बहुत सारा खेला, फिर हम दोनों ने फिर रैबिट को भी खिलाया था, फिर रैबिट ने हमको पंजा भी मारा था। अच्छा। फिर हमने तंबोला खेला, तंबोला के बाद चेयर रेस खेली। मेरी मम्मी की पिकनिक थी, तो जब हम इधर आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमने देखा, हम यहाँ पे इसमें कूदे, बहुत मज़ा आया। फिर हमने लंच किया, उसके बाद हमने रूम देखा तो बहुत अच्छा था। फिर हम स्विमिंग पूल में गए, हमने बहुत रेन डांस भी किया था, बहुत अच्छा था। और अब हम बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके हमें, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है, पूरा नेचर वाला व्यू है, फीलिंग आती है। और स्पेशली अभी मानसून का सीजन है तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। शुरू से जब से हमने एंट्री की बहुत अच्छी फीलिंग आई, एक पॉजिटिव फीलिंग आई। और ब्रेकफास्ट विच वाज वेरी डिलीशियस, देन कम टू द लंच, तो टीचर्स आर एंजॉइंग एंड वी होपफुली will try to bring our student also. यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, स्विमिंग की, मतलब हम लोगों ने फुल डे काफ़ी सेलिब्रेट करा। काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह भी जब लिया था तो काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। और टीचर्स डे पे हम लोग ने यहाँ पर सभी टीचर्स ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर हाउस छोटा सा बना है, वहाँ गए, वहाँ फ़ोटो क्लिक करवाई, स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया। और इस तरह टीचर्स डे हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मनाया। जी। मतलब रिसोर्ट में आके मतलब कि रिलैक्स फील हुआ ना, कि हमें अच्छा लगा कि हम यहाँ पे आके रिलैक्स हुए। हमने अपने पूल का मजा लिया, जैसे रेन डांस, पूल डांस, मतलब खूब फुल एंजॉय किया हमने। हमने आज बहुत जम के एंजॉय किया। हमारा स्कूल वैसे तो 2007 का है, काफ़ी पुराना है। और हर साल हम लोग अपने टीचर्स को पिकनिक में किसी ना किसी अच्छे स्पॉट में ले जाते हैं, पर इस बार पहली बार हम यहाँ पर थोड़ा दूर महुआ हाउस आए एंड आवर टीचर्स एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। मैं महुआ टीम का शुक्रिया करना चाहूँगी। तो ये मेरा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो भी बचपना अपना जी लें, जो इतने हमेशा बच्चों के बीच में रहती हैं और बड़े बुजुर्ग बन के रहना पड़ता है। तो आज हमारी सारी टीचर्स बचपन से बचपन में चली गई हैं और बहुत एंजॉय किया। पूरी माइलस्टोन की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी टीचर्स डे। तो ब्रेक के बाद रचना जी आपका फिर से स्वागत है। अब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मानव अधिकार का हनन हुआ है और कोई भी जो फरियादी है या कोई भी जो व्यक्ति है वो किस तरीके से शिकायत कर सकता है, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, और चाहे किसी भी ऐसे एरिया में रह रहा हो, तो किस तरीके से वो आयोग को अपनी शिकायत भेज सकता है? नहीं, हम लोगों ने आयोग मित्र भी बनाए हैं जो कि जिला स्तर पे या जैसे तहसील स्तर पे काम करते हैं, ग्रामीण स्तर पे भी काम करते हैं। तो उन आयोग मित्र के माध्यम से भी वो अपनी शिकायत हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक प्रावधान है। तो वहाँ पर क्या आपके आयोग का अमला तैनात रहता है? स्वेच्छा से जो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से हम उनके नामांकन बुलवाते हैं और फिर उनके माध्यम से हम जहाँ भी कहीं ऐसी कोई घटना होती है जहाँ की मानवाधिकारों का हनन हो रहा है किसी व्यक्ति के, तो वो आयोग मित्र से मिलकर के अपनी समस्या अपनी। तो ये आयोग मित्र की जानकारी उसे कैसे मिलेगी? अब ग्रामीण क्षेत्र में उसे कैसे पता कि नहीं, जागरूकता अभियान भी बीच बीच में हमारे चलते रहते हैं। तो 13 सितंबर को जो हमारा स्थापना दिवस होता है तो उसमें हम जागरूकता अभियान उसमें भी चलाते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम भी करते हैं आयोग के माध्यम से। और उसके अलावा जब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो उस समय भी बहुत सारे जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे कार्यक्रम होते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है। जी, तो जैसे अब 13 सितंबर और एक 10 दिसंबर, इसके अलावा हम अगर बात करें कि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेजेस में, पंचायत में हो या कहीं भी शहरी क्षेत्र में हो, कम्युनिटीज़ हो, तो यहाँ पर किस तरीके के जागरूकता अभियान आप चलाते हैं कि लोगों को
पता रहे कि मानव अधिकार क्या है और वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराए। ऐसे जागरूकता अभियान कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चलाया जाता है? जैसे अभी हमारे यहाँ भी प्रावधान है कि आयोग आपके द्वार करके अभियान चलाते हैं, जिसमें कि जो लंबित शिकायतें हैं वो वहाँ जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर यहाँ के अधिकारी उपस्थित रह करके उनका भी त्वरित निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर भी अपनी कोई शिकायत अगर दर्ज कराना चाहता है तो वो करा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर सीधा संवाद होता है जनता के साथ में, तो वहाँ पर भी उनको जागरूक किया जाता है। जी, तो आपके कुछ लोग जो है, जो अधिकारी है, वो जाकर हाँ, लोगों को यहाँ जागरूक से करते हैं। आयोग से ही वो हमारे टीम जाती है और वो आयोग आपके द्वारा जो कार्यक्रम होता है उसके उसमें तहत जन लोगों को सुनवाई, जागरूक हाँ करते हैं। जन सुनवाई का ही एक कार्यक्रम है वो भी, तो उसमें भी उनकी सुनवाई की जाती है। जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि मानव अधिकार के हनन की शिकायतें तो लोग करने आ सकते हैं मानव अधिकार आयोग में, लेकिन क्या कुछ ऐसी शिकायतें भी होती है जिस पर मानव अधिकार आयोग संज्ञान नहीं लेता? ऐसी किस तरीके की शिकायतें होती है? नहीं, जैसे कि जो शिकायतें जो जिन घटनाओं में 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे मामलों में अगर 1 साल बाद शिकायतें आती तो उस पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है। और अगर ऐसे मामले हैं जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अगर वो उससे संबंधित कोई शिकायत लेकर के आते हैं तो उस पर आयोग फिर कार्रवाई नहीं करता है। अगर हम जागरूकता की बात करें तो जैसे स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी है, वन स्टॉप सेंटर है और जेल है और भी कैसी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर मानव अधिकार आयोग क्या आकस्मिक निरीक्षण करने जाता है या किस तरीके से जागरूकता वहाँ के अभियान भी चलाता है? इस बारे में आप थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से जो थाने हैं, जेल है, स्कूल है, अस्पताल है, वृद्धाश्रम है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वन स्टॉप सेंटर जैसे अभी आप बता रहे थे, तो ऐसी सभी संस्थाएं जहां पर कि मानव के अधिकारों का के तहत उसको सुरक्षा मिलना चाहिए या उसके अधिकारों के तहत तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वो अगर वो ऐसे जो भी संस्थान है वहाँ पर हम निरीक्षण करते हैं। आयोग निरीक्षण की तरफ से निरीक्षण होता है और आकस्मिक निरीक्षण भी होता है, ताकि जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि वास्तव में उनके अधिकारों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो सुविधाएं, जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं, उनका फ़ायदा उनको मिल रहा है कि नहीं, ये आकस्मिक भ्रमण करके भी देखा जाता है। और जैसे पीने के पानी की व्यवस्थाएं क्या हैं, है ना, जहाँ से पीने के पानी की उपलब्ध कराया जाए, उन टंकियों की साफ़ सफाई वगैरह, तो उनको भी ये सारी चीज़ें जो उसका अधिकार है और उसको नहीं मिल पा रहा है, इन सभी का से संबंधित संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। तो अगर जैसे आपने पानी की पीने की बात की, जैसे मूलभूत सुविधाओं में ही आया, तो कहीं अगर शौचालय नहीं होगा तो क्या आप शौचालय के लिए उन लोगों को किस तरीके से? संबंधित विभाग को उसके बारे में लिखा जाता है, उसको उनको कार्रवाई करने के लिए लिखा जाता है। तो लेकिन आकस्मिक भ्रमण जैसे आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, है ना, जैसे मिड डे मील वगैरह जो उनको दिया जाता है, तो ऐसे सभी संस्थाओं के हाँ बिल्कुल जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके हिसाब से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के स्कूल कॉलेज में रैगिंग की तो कोई ऐसी वो नहीं है, हाँ, जिसके कारण बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी कोई घटनाएं तो नहीं हो रही हैं। तो ये इन सभी का जो है आकस्मिक निरीक्षण आयोग की तरफ से किया जाता है। जिस तरीके से मानव अधिकार आयोग की हम बात की जाए कि आकस्मिक निरीक्षण के लिए सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं और आवश्यक कार्यवाही भी करते हैं, इसके अलावा क्या हमारे यहाँ पर या आयोग में हम बात की जाए कि जो शोधार्थी भी आते हैं या कोई जो इंटर्नशिप के लिए भी विद्यार्थी आते हैं, क्या इस तरीके का भी कोई प्रोविज़न है आयोग में? हाँ, बिल्कुल प्रोविज़न है हमारे यहाँ पर। जैसे जो नेशनल लॉ अकेडमी है और जो लॉ के स्टूडेंट है, ये हमारे यहाँ पर 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो और शोध कार्य से भी वो लोग हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये काम भी आयोग के द्वारा, हाँ बिल्कुल इंटर्नशिप भी उनको 1 महीने की कराई जाती है। तो ये भी आयोग के द्वारा किया जा रहा है ये काम भी। आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी मानव अधिकारों से जुड़ी हुई, और हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहे कि मानव अधिकारों का जो हनन न हो, और अगर हनन होता है तो कहाँ वो शिकायत करें, इसके लिए हम एक संदेश
निश्चित रूप से हमारा तो संदेश यही है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह के किसी को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी शिकायत आयोग को हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है उस पर कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, किसी भी माध्यम से वो शिकायत कर सकते हैं, वो हम संज्ञान में चीज़ों को ला सकते हैं और जो भी मदद आयोग से चाहिए वो उनको उपलब्ध कराई जाती भी है और कराई जाएगी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो रचना जी, आपने मानव अधिकार से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और ज़रूर हम आशा करते हैं कि आपके इस इंटरव्यू के बाद लोग ज़रूर, अगर उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो ज़रूर वो आयोग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए जी। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से मानव अधिकारों का अगर हनन होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ शिकायत दर्ज करानी चाहिए और किस तरीके से अपनी शिकायतों को मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में लाना चाहिए। इस बारे में आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में देखा और समझा। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ और हम फिर से किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।